Assalamualaikum everyone. Today is our sixth lecture of testing and evaluation. टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन में आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायसनेस. व्हाट इज बायसनेस? Showing or inclination or prejudice against one person or group that is considered as unfair or injustice. आसान लफ्जों में इसको कहा जाए कि अगर हम क्लास असेसमेंट की बात करें या क्लासरूम के हवाले से बात करें बायसनेस को, तो टीचर का झुकाव किसी एक स्टूडेंट की तरफ हो जाना या उसको अनफेयर या जानबूझ के या नाइंसाफी के साथ, तो और उसका काम अच्छा भी नहीं है फिर भी आप उसको कहो कि उसका काम अच्छा है, उसको जानबूझकर थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स दे देना, उसको हर लिहाज से प्रिविलेज दे देना, उसको हम कहते हैं बायसनेस. मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो क्लास में हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज पाई जाती है. और इसकी बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं. कुछ रीजंस जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि रिलेटिव्स और नॉन फ्रेंड्स के बाद उसका कोई टीचर का अपना रिलेटिव, उसका भांजा भतीजा, उसके इनफैक्ट बच्चे भी हो सकते हैं. ऑब्वियसली अगर किसी का पाकिस्तान में तो स्पेशली ये चीज पाई जाती है कि अगर किसी के रिलेटिव्स या खानदान से कोई एक फैमिली मेंबर उसी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको ये एज होता है कि उसको हर जगह से बेनिफिट मिल रहा होता है. तो दूसरा रीजन जो कि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं, ये पाई नहीं जाती लेकिन एक रीजन इसको कंसीडर की जाती है, गुड लुकिंग्स. कि अगर आपकी ऑपोजिट जेंडर है टीचर और स्टूडेंट की, तो जो स्टूडेंट की जाहिरी अपीयरेंस है वो मैटर करती है. अक्सर इंस्टीट्यूट्स में इस चीज को कंसीडर किया जाता है. उसके बाद थर्ड पॉइंट है हैविंग गुड ग्रेड्स अर्लियर. एक रीजन ये होती है कि बच्चा हमेशा से वो टॉपर रहा है. लाइक अगर हमारा सेमेस्टर सिस्टम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, बीएस का, तो 4 साल का है वो हमारा बीएस सिस्टम, और 3 साल उस बच्चे की कंसेक्टिव 3.8 3.9 और 4 सीजीपीए रहा है आउट ऑफ 4. तो एक टीचर के दिमाग में उसका इमेज बन गया है कि वो एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है, उसके मार्क्स कम आ ही नहीं सकते, कि उस बच्चे का एक्स्ट्रा अच्छा और इंटेलिजेंट वाला इम्पैक्ट आया हुआ है टीचर के दिमाग में. तो अब एक सेमेस्टर ऐसा आया है जहाँ उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बुरी भी है, लेकिन टीचर के दिमाग में था बच्चा बहुत अच्छा है, छोटी मोटी रीजंस की वजह से वो उसको इग्नोर करके वाइवा में मार्क्स दे देता है. तो ये भी लेकिन एक बायसनेस की एक टाइप आ जाएगी, बायसनेस की एक रीजन आ जाएगी कि ऑल्दो बेशक उसके सारे सेमेस्टर्स में मार्क्स अच्छे थे, लेकिन एक सेमेस्टर में अगर उसको परफॉर्मेंस थोड़ी पुअर रही है तो उसकी पुअर परफॉर्मेंस को उसी तरह उसके ग्रेड शीट पे लिखा जाए ना कि पिछले पुराने रिकॉर्ड की बेस पे उसको थोड़ा सा एज दे दिया जाए. तो बायसनेस की इसके अलावा भी बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं. एक या दो रीजन इनफेक्ट आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इनके अलावा एक और दो रीजन और क्या हो सकती हैं कि टीचर अपने किसी स्टूडेंट को किस और बेस पे थोड़ा बहुत एज या थोड़ी बहुत नरमी दे सकता है. और वो नरमी जरूरी नहीं है मार्क्स में, वो किसी भी चीज में दे सकता है, उसको हम बायसनेस कहेंगे. बायसनेस इज अ ब्रॉड टर्म, सिर्फ मार्क्स में नहीं, मार्क्स में, वाइवा में, क्लास में. लाइक एक टीचर है जो कि बहुत पंक्चुअल है अपनी क्लास में, वो कहता है कि 8 बजे लेक्चर है तो आपने 8 बजे ही क्लास में आना है. अब सारे बच्चे 8 बजे प्रेजेंट हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है वो उसका रिलेटिव या उसकी कोई भी उसकी वजह से वो उसको अंदर आने देता है, तो ये भी हम बायसनेस की टाइप लेंगे कि बाकी सबके लिए रूल और है लेकिन एक के लिए रूल और आ गया है कि अगर वो थोड़ा लेट भी आ गया है तो उसको आने दिया गया है. तो बायसनेस इज अ ब्रॉड टर्म, इसको आप किसी भी सेंस में ले सकते हो. और बायसनेस सिर्फ क्लास असेसमेंट में नहीं, हर फील्ड में पाई जाती है. ये अनफेयर और इनजस्टिस वे में किसी भी बंदे को आप कह दो शेयर दे देना, इसको हम कहते हैं बायस हो गया है कोई एक टुवर्ड्स वन पर्सन. उसके बाद बायसनेस की ब्रॉडली बात की जाए तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं. पहली टाइप है अनफेयरनेस और दूसरी टाइप है ऑफेंसिवनेस. अनफेयरनेस क्या है? अनफेयरनेस है समवंस राइट डिनाइड और निग्लेक्टेड ड्यू टू लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग, कि किसी भी बंदे के जो हकूक हैं उनको थोड़ा निग्लेक्ट किया जाए, उनको माना ना जाए. क्यों? किसी भी पसंदीदगी या नापसंदीदगी की वजह से, कि कोई आपको बहुत ज्यादा पसंद है या नहीं पसंद कोई चीज, तो आप उसकी वजह से किसी और के हकूक को निग्लेक्ट कर दो. कि लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे प्रैक्टिकल है होते हैं, ठीक है, 9th 10th के. अब क्या होता है कि एक दिन में अगर 30 प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो ये होता है कि आप एक दिन में 30 के 30 को फुल मार्क्स नहीं दे सकते. आपने उनमें से
10 बच्चों को फुल मार्क्स देने हैं, बाकी को टोटल मार्क्स 30 है, तो आप 10 बच्चों को 30 दे सकते हो, बाकी को 29.5, 29, 28 पे रखने हैं आपने। जिनकी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है उनको आपने 30/30 देने हैं 10 बच्चों को। लेकिन आपको कोई कुछ बच्चे देखने में अच्छे लगे हैं, या कुछ आपकी क्लास में उनकी हरकतों की वजह से वो अच्छे लगे हैं, समथिंग कुछ भी रीजन हो सकती है, किसी भी वजह से अगर वो आपकी कुछ बच्चों की तरफ से लाइक, एक बच्चे की तरफ लाइकिंग ज्यादा है, तो क्या होगा कि आप 9 तो अच्छे थे, लेकिन वो एक बच्चा जो आपको वैसे ही पसंद था उसको आप 30/30 दे दोगे। आप दे तो 10 बच्चों को दे सकते थे ना 30/30। जो 11th बच्चा जिसके 30 आने चाहिए थे, लेकिन लाइकिंग की वजह से आपने किसी और को दे दिया और उसके 29 कर दिए, तो उसका जो राइट था वो तो बेचारे का निग्लेक्ट हो गया। तो इस चीज को आप कहते हो अनफेयरनेस, कि आपने किसी और की लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से दूसरे की राइट को खत्म कर दिया। मोस्टली टीचर्स के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है कि टीचर अपनी पर्सनल लाइकिंग्स की वजह से अनफेयरनेस कर जाते हैं बच्चों के मार्क्स में। तो इससे क्या होता है कि अगर आपने जिस बच्चे के मार्क्स कम दिए हैं उसके दरमियान और टीचर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और इससे ओवरऑल असेसमेंट के प्रोसीजर इफेक्ट होगा, और एक इंस्टीट्यूट जो जिसकी प्रोग्रेस है उस पर फर्क आएगा। कि इंस्टीट्यूट जो कि बहुत अच्छी रेपुटेशन का है, लेकिन अगर उसमें ये बायसनेस का फैक्टर आता गया, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा भी होता गया अनफेयरनेस का, तो उसकी प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। उसके बाद बायसनेस की सेकंड टाइप है ऑफेंसिवनेस। इसको हम मोस्टली इस कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, लैंग्वेज के टेक्स्ट में या बिहेवियर के टेक्स्ट में लिया जाता है, कि किसी को से आप तंग आ जाना, किसी से आपको चिढ़ हो जाना, स्पेशली क्लास की बात कीजिए, टीचर को किसी स्टूडेंट से चिढ़ हो जाना। लाइक हमारे अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, तो यहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज की वजह से बहुत ऑफेंसिवनेस नेचर देखी गई है टीचर की। कि अगर कोई टीचर बहुत ज्यादा इलीट क्लास का हो गया है, फॉर एग्जाम्पल कि वो उर्दू स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग है, और कोई बच्चा बहुत ज्यादा गाँव के लेवल का आ गया है, अगर वो सराइकी स्पीकिंग है, पंजाबी है, या उसकी कोई भी ऐसी लैंग्वेज है बेचारी बेचारे की जो कॉमन नहीं है, तो टीचर उस लैंग्वेज की बेस पे कि ये तो बहुत बैकवर्ड एरिया का है, मतलब उससे बोलना भी पसंद नहीं करता। तो इस चीज को हम कहते हैं ऑफेंसिवनेस के। एक कोई रीजन नहीं है, उस बच्चे ने बदतमीजी नहीं की, लेकिन किसी भी लैंग्वेज के इशू की वजह से टीचर में एक जानबूझ के हल्की से चिढ़ पैदा हो जाना कि ये चीज अच्छी नहीं है बस, और पर्सनल उसकी बिहेवियर की वजह से टीचर के अंदर, मतलब उसके बारे में खुद ही चिढ़ पैदा हो गई, कोई रीजन नहीं थी उस चिढ़ की, किस बच्चे ने कोई गलत हरकत नहीं की, लेकिन लैंग्वेज और उसके बिहेवियर को लेके टीचर के अंदर ऑफेंसिवनेस पैदा हो जाना, इस चीज को हम कहते हैं कि ये भी एक टाइप है बायसनेस की। अब टीचर को पर्सनली और वो पसंद नहीं है, हालांकि कोई रीजन नहीं है, बाई नेचर टीचर को वो बच्चा पसंद नहीं है, तो जब उसकी बारी आएगी वाइवे की, तो अंडरस्टूड बात है, टीचर ना चाहते हुए भी उससे एक तो मुश्किल सवाल पूछेगा, अगर वो टीचर को सेटिस्फाई करने की कोशिश भी करेगा तो टीचर उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इस चीज को हम कहते हैं ऑफेंसिवनेस, विदाउट रीजन किसी चीज से इफेंड अनॉय हो जाना और तंग आ जाना। और इससे क्या होता है कि इससे एक टीचर की रिस्पेक्ट कम होती है। अब वो क्या होगा, अब बच्चा बेवकूफ तो नहीं है ना, उसको समझ आ रही है कि टीचर का बिहेवियर मेरी तरफ चेंज होता जा रहा है, टीचर मुझसे वैसे बिहेव नहीं कर रहा जैसे वो बाकी पूरी क्लास से कर रहा है, तो उसके दिल में टीचर की रिस्पेक्ट कम होती जाएगी, और इस तरह क्या होता है ओवरऑल टीचर की इमेज इमेज खराब होता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद आती है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ये है बायसनेस को क्या है, हमें नहीं करनी चाहिए, हमें हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, हर चीज बिल्कुल बराबरी पे देनी चाहिए। एक बच्चा बैकवर्ड एरिया से है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को एक टीचर को बराबर ट्रीट करना चाहिए। लेकिन फिर आते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, वो लोग जिनके अंदर खुदा ना खास्ता अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई डिसेबिलिटी आ गई है, बाय गॉड वो ऐसे हैं, उनका अपना कसूर नहीं है, या बाद में एक्सीडेंटल भी उनमें कोई ऐसी डिसेबिलिटी आ गई है जिसकी वजह से वो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल में आ गई है, तो हमें उनके साथ बराबरी करनी चाहिए या क्या करना चाहिए उनके साथ। तो यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी मीन्स गिविंग ईच इंडिविजुअल और ग्रुप द सेम अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज, के हर बंदे और हर ग्रुप को क्लास में बिल्कुल हर चीज, इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने को हम कहते हैं इक्वलिटी। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी होती है सबको इक्वल रिसोर्सेज नहीं देना, हर एक की कंडीशन को समझना और उसके मुताबिक उसको रिसोर्सेज देना ताकि वो आगे बढ़ सके, उसको हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी recognizes that each person has different circumstances and it allocates exact resources needed to reach an equal outcome.
इसकी सादा इक्वालिटी और इक्विटी की सादा सादा अल्फाज में कहा जाए तो देखो ये हो सकता है कि एक टीचर है जो कि क्लास एग्जैक्टली 8 बजे रहते हैं, ठीक है। अब उसने टाइम रखा है कि 8:05 तक हर बच्चा आ जाए, 8:05 के बाद किसी को अलाउ नहीं होगा। तो हर बच्चा 8:05, हर एक के लिए 8:05 का टाइम रखा गया है। इसको हम कहेंगे इक्वालिटी। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो कि थोड़ी दूर से भी आता है और उसके पाँव में कोई इशू है, वो व्हील चेयर पे आता है, तो उसके खुद ही स्टैंडिंग एबिलिटी नहीं है। तो टीचर उसके लिए थोड़ी सी अगर रिलैक्सेशन दे दे कि अगर वो 8:10 पे 8:07 पे आगे है, क्योंकि वो गेट तक तो वो आ जाएगा, गेट के अंदर उसको खुद जल्दी जल्दी आने के लिए फिर भी चेयर का सहारा लेना पड़ रहा है, या वो दो जो डंडे होते हैं उस पे उसके सहारे के पे चल के आ रहा है, तो वो आहिस्ता आ रहा है बाकियों की निस्बत, तो वो जल्दी नहीं पहुंच पाता। तो अगर वो 8:05 की बजाय 8:07 पे भी आ जाए तो टीचर उसको अंदर आने दे कि कोई मसला नहीं है, इसका फिजिकली मसला था, फिजिकली डिसेबिलिटी थी इसके अंदर, तो फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से उसको ये चीज दे दी जाए। इसको हम कहते हैं इक्विटी, कि फिजिकली चैलेंज्ड पीपल को भी बराबरी की सजा दी जाए उनकी सर्कमस्टेंसेस को समझते हुए। इसकी मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है। डायग्राम में देखो इक्वालिटी क्या होगी कि 3 बंदे थे जिनकी हाइट एक की छोटी थी, एक की मीडियम हाइट थी, एक की बड़ी हाइट थी। इक्वालिटी क्या होगी कि मैं तीनों को एक जैसे बॉक्सेस दे दूं ताकि वो मैच मैच देख सके स्टेडियम में, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे टिकट, तो वो बाहर खड़े होकर देखना चाह रहे थे। लेकिन क्या होगा, सबसे बराबर तीनों को एक एक बॉक्स दे देना इक्वालिटी। लेकिन इक्विटी क्या होगा कि मैं इन तीनों की कंडीशन समझू, मैंने तीनों की कंडीशन समझी कि इस बड़े वाले को ना भी दिया जाए तो काम चल रहा है, इसको एक दे दिया जाए और इसका जो एक है वो भी इसको दे दिया जाए, ताकि ये भी देख सके, अब तीनों देख सकते हैं। तो सरकमस्टांसिस को समझते हुए तीनों की जरूरियात पूरी हो गई है, इसको मैं कहती हूँ इक्विटी। क्योंकि इसकी हाइट छोटी थी, इसका कोई कसूर नहीं था, तो इसकी सरकमस्टांसिस को समझते हुए कि ये बेचारा नहीं पहुंच पाता एक बॉक्स में, तो मैंने इसको 2 दे दिया है, इसको एक भी नहीं दिया, तो ये हो गया इक्विटी। इसकी एक और एग्जांपल आप और मजीद समझना चाहो तो देखो, इक्वलिटी क्या होगा, एक ये है, ये माजूर बंदी है, इसकी हाइट बहुत बड़ी है, ये लड़की है, इसकी हाइट छोटी है। इक्वलिटी क्या होगा, साइकिलिंग रेस चल रही है, सबको बराबर एक जैसी बाइसाइकिल दे देना, ये सबकी साइकिल बिल्कुल एक जैसी है, एक ही साइज की है, ये है इक्वलिटी। अब इसकी क्या है, हाइट छोटी थी, इसको ये साइकिल चलाते हुए मसला आ रहा है, ये बोली ये तो साइकिल चला ही नहीं सकती बेचारी बिकॉज इसकी टांगों का मसला है। तो क्या होना है, इक्विटी में क्या करूंगी, इसकी साइकिल की मॉडिफिकेशन हो गई, इसका साइकिल चेंज कर दी, इन दोनों का कोई मसला नहीं था, इनका काम कर दिया, इस छोटी हाइट वाले को इसके मुताबिक साइकिल दे दी ताकि इसकी पाँव पहुंच पाए और ये भी हिस्सा ले सके सही से। तो इसकी और इसकी सर्कमस्टांसिस के देखते हुए मैंने इनकी नीड के मुताबिक बराबरी कर दी, इसको हम कहते हैं इक्विटी। तो ये है इक्वलिटी और इक्विटी में फर्क, कि जहां पे फिजिकली डिसेबिलिटी की बात आए, फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की बात आए, तो वहां इक्वालिटी से ज्यादा इक्विटी इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसको हम बायसनेस नहीं कहेंगे, इसको हम इक्विटी कहेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस बंदे में डिसेबिलिटी थी फिजिकल तो टीचर ने उसके लिए बायसनेस शो की है। इसका तो जब फिजिकली डिसेबल्ड बंदे की बात आएगी तो वहां बायसनेस की जगह हम जो टर्म यूज करते हैं वो करते हैं इक्विटी, जैसे हमने सर्कमस्टांसिस को समझते हुए, अपनी एक और उसकी नीड को समझते हुए हमने उसको बराबरी दी। अब हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स टू एलिमिनेट बायसनेस। बायसनेस को एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये स्टेप्स ले सकते हैं। पहले हमने करना है, बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल फॉर कल्चरल लिंग्विस्टिक बायसनेस एंड स्ट्राइव और डाइवर्सिटी इन टेस्ट डेवलपमेंट स्टाफ एंड ट्रेनर्स। कि हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें लैंग्वेज इशू स्टार्ट से रहा है और आगे भी रहेगा, तो लैंग्वेज और कल्चर के इश्यूज को समझते हुए हमें जो स्टाफ है, जो टीचर्स है, उनमें डाइवर्सिटी लेके आनी चाहिए। ये नहीं है कि सारे के सारे टीचर उर्दू स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग एलीट क्लास के लिए आए ताकि वो छोटे लोगों को बुरा समझे, नहीं, हमें टीचर्स भी छोटे लेवल पे जो जिसका हक बनता है, अगर टीचर कंपटीशन में आके अपनी सीट निकाल लेते हैं तो उसको देनी चाहिए, ना कि किसी की सिफारिश है उसको ले आएंगे तो बायसनेस का फैक्टर बढ़ता जाएगा। तो हमें यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि जो भी बंदा टीचर के तौर पे या किसी भी हेड के तौर पे आएगा वो उसका अहल भी हो, ना कि वो सिफारिश के थ्रू बड़े घर से आ जाए और फिर ये लैंग्वेज और कल्चरल इश्यूज आए।
दूसरा स्टेप हम ले सकते हैं, टेस्ट मटेरियल रिव्यूड बाय एक्सपर्ट्स एंड ट्रेन, कि जो हमारा टेस्ट मटेरियल है वो हम बार बार एक्सपर्ट्स और ट्रेन के थ्रू गुजारें, सिर्फ एक टीचर उसको ना बनाए। तो एक टीचर बनाएगा तो उसको पता है इस बच्चे, अगर उसकी किसी बच्चे के लिए लाइकनेस है और उसको पता है कि स्टूडेंट को ये नहीं पसंद टॉपिक, तो वो टॉपिक नहीं देगा। तो क्या होना चाहिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स और ट्रेनीज होने चाहिए जो कि उस मटेरियल को बार बार रिव्यू करें और देखें कि अगर एक ही चैप्टर से सारा पेपर बना दिया गया है बायसनेस के तहत, तो वो उसको पेपर को रिजेक्ट करके दोबारा पेपर खुद बना ले। उसके बाद क्या है, इसी तरह इसकी एग्जांपल ली जा सकती है जो हमारा एंट्री टेस्ट बनता है। एंट्री टेस्ट में क्या होता है कि एक एंट्री टेस्ट नहीं बनाया जाता, 5 से 6 टीचर्स एंट्री टेस्ट बनाते हैं, और जितना बोर्ड के पेपर भी 5 से 6 टीचर्स बनाते हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट होता है। तो यही होता है। थर्ड में क्या है, एलिमिनेटिंग रेफरेंस एंड रिलेटेड डाउट्स। देखो वही बात है कि जो मेन बंदा टॉप पे है उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। टॉप वाला बंदा सॉरी, टॉप वाला बंदा अगर अच्छा होगा तो नीचे वाला निजाम खुद ही अच्छा चलेगा। टॉप वाला बंदा अगर रेफरेंस से आया है तो नीचे बायसनेस आएगी ही आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग ही बायसनेस से हुई है आपकी। तो जो ऊपर वाला बंदा है, जो मेन हेड है, वहां जो रेफरेंसेस है वहां खत्म किए जाए पहली बात। और नीचे भी उसके बाद जो टीचर्स और जितना छोटे से छोटा अमला है वो भी अपने एक जो प्रोसीजर है, जनरल प्रोसीजर कंपटीशन का, वहां से गुजर के आएगा। तो हमने रेफरेंसेस को खत्म करना है ताकि बायसनेस खत्म हो। लास्ट पॉइंट क्या है, यूज मल्टीपल असेसमेंट मेजर्स टू डिटरमिन एकेडमिक प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स, कि जो असेसमेंट के हमने मेजर्स किए गए हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारी एकेडमिक की प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो सही से अचीव कर भी रहे हैं, जिस मकसद के लिए वो बने हैं वहां पे वो मकसद पूरा भी हो रहा है कि नहीं। उसके लिए जो भी हम असेसमेंट के टूल्स यूज करते हैं उसमें हमने कोई एक टूल यूज नहीं करना, हमने मुख्तलिफ टूल्स यूज करने हैं, ताकि कोई एक टूल बाय चांस गलत मैयर दे रहे तो दूसरा सही देगा, तीसरा सही देगा। इसलिए हमने असेसमेंट के जो मेजर्स यूज करने हैं वो बहुत सारे यूज करने हैं अपने प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर हैं जो कि आप बता सकते हो कमेंट में, कि अगर हमने अपने एजुकेशनल सिस्टम से या किसी भी सिस्टम से बायसनेस के फैक्टर को खत्म करना है तो हम क्या मेजर अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।